नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के जनादेश के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश से करारी हार मिली है, जिसको बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं थी। बीजेपी को लगता था कि वो उत्तर प्रदेश की सीट जीतेगी ही, लेकिन उत्तर प्रदेश से सपा ने जीत हासिल की है। और इसी पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। तो सीधा रुख करते हैं सत्येंद्र का और जानते हैं कि अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या से बीजेपी कैसे हार गई। सत्येंद्र। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और भाजपा को ये घमंड था कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी काम किए हैं और उन्हीं कामों के चक्कर से वो अपना जीत का डंका बजा रही थी और 80 में 80 सीटें एनडीए के साथ मिलकर जीतने की हुंकार भर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। और तो और एग्जिट पोल ने भी, जो तमाम बड़े मीडिया संस्थान थे, बहुत बड़े अच्छी सर्वे का जो डंका पीटते हैं, उनके भी सारे आंकड़े फेल हो गए। जनता ने आरोप ये भी लगाया कि सारे मीडिया वाले बिके हुए और इसीलिए वो एग्जिट पोल उनके फेवर में दिखा रहे। जब काउंटिंग हुई और शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तो दर पे दर तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए के प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में समझिए यहां से ही दिल्ली की जो राज सिंहासन है वो प्राप्त होता है। दिल्ली में इनकी वो दशा हो गई जो समझिए कि इनको अपनी सरकार बनाने में छींके आ रही है। मोहनलालगंज, लखनऊ से भी हार गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण कराया था, भगवान राम की आस्था का डंका बजाया था और अपने आप को बड़ा सनातनी बताया, अयोध्या से भगवान राम ने भी इनको आशीर्वाद नहीं दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के दर्शन तब करूंगा जब मैं जीत कर आऊंगा या फिर अच्छा प्रदर्शन मेरी पार्टी करेगी। हकीकत यही हुई कि भगवान राम भी अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए दिखे और वहां से जो वर्तमान के सांसद थे लल्लू सिंह, उनको सपा के प्रत्याशी ने बुरी तरीके से हराया। इनकी हार के कारण कई एक हैं, जहां इनका बड़बोलापन है, वहीं दूसरा संविधान बदल देंगे, इस तरीके की भी अयोध्या से इनके भाषणों में सुना। लल्लू सिंह ने खुद बोला, अमित शाह ने भी बोला। जहां प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में जाते थे, माना जाता था कि आज प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं तो अपने प्रत्याशी को बखूबी जिता लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझिए कि इलेक्शन से पहले 4 महीने में मुझे लग रहा है कि लगभग 4 बार पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे, सूर्य तिलक वह तब पहुंचे, कई बार जनसभाओं में पहुंचे। इसके बावजूद भी अयोध्या हार गए, जहां पर भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया। तो ये सारी चीजें उस जो इनके लिए तमाचा हुई है, ये इनका घमंड था। इनका घमंड टूटा है, ओवर कॉन्फिडेंस टूटा है। साथ ही साथ अयोध्या की हार का जो हम समीकरण की बात करें तो सबसे पहले अमित शाह ने और लल्लू सिंह ने वहां से जो कहा था कि संविधान बदल देंगे, यहाँ से संविधान बदलने की जब बात हुई। सत्येंद्र, जातीय समीकरण से कोई चमत्कार हुआ है या फिर मुआवजा के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है? आरोप है कि किसानों की जमीन ली गई और उनको मुआवजा नहीं दिया। कारण ये भी है कि यह अयोध्या में जो रहने वाले लोग हैं, अयोध्या के मूल निवासी हैं, उनकी दशा और दिशा में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। धार्मिक स्थान होने की वजह से भले ही अयोध्या का विकास हुआ हो, वहां डेवलपमेंट हुआ हो, लेकिन इस बात को भी नहीं नकार सकते कि यहाँ पर तमाम अन्य राज्यों के लोगों ने अपने बिजनेस टिका लिए हैं। लोअर क्लास के जो लोग हैं वो अभी भी उसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए, लेकिन न किसानों की दशा बदली, न गरीबों की दिशा बदली, न महिलाओं की सुरक्षा बदली, न वहां पर लोगों का रहन सहन बदला तो सिर्फ ये कि अयोध्या में
गुजरातियों ने बिजनेस खड़े कर लिए, अयोध्या में मारवाड़ियों ने अपने बिजनेस खड़े कर लिए, अयोध्या में सिंधियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। बदला तो ये कि भाई बीजेपी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से वहां खूब चमकाया। बदला तो सिर्फ ये कि वहां के जो वर्तमान सांसद थे उनको जनता ने नकारा। तो इन सारी चीजों की वजह से आज अयोध्या, जहां पर पूरे नेशनल मुद्दे को लेकर ये चले थे, भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर 14 से 19 तक लड़ते आए और बनने के बाद उसका रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में शून्य दिखाई दिया। क्योंकि वहां के जो गरीब लोग हैं, वहां के जो किसान लोग हैं, वहां के जो दलित लोग हैं, आज भी उसी तरीके से जीवन जी रहे हैं। वहां गांव देहात में अभी भी राम राज्य की वो संकल्पना सिर्फ उनका ख्वाब है। आज भी लोग रेड़ी पटरी तो बहुत मुश्किल, रिक्शा भी चलाने के लिए समझिए कि वो ट्रस्ट के ही लोग हैं, उनके ठेकेदार लोग ही हैं। रेड़ी पटरी और दुकानें वहां पर जो बेची जा रही वो भी उनके ट्रस्ट के ही लोग हैं, उनके ठेकेदार लोग हैं। जो धर्मशालाएं चला रहे हैं वो गुजराती लोग हैं। जो धर्मशालाएं बना करके और वहां ट्रस्ट बना करके जगह जगह मंदिरों के पर कब्जा जो कर रहे हैं वो अयोध्या के लोग नहीं हैं। वो लोग हैं गुजरात के, वो लोग हैं मारवाड़ी, वो लोग हैं राजस्थानी। तो इन लोगों की वजह से अयोध्या का जो मूल निवासी है, जो गांव देहात में रहने वाला है, उसकी अभी तक दशा और दिशा में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोने पर सुहागा इंडिया गठबंधन के लोगों को तब मिला जब अमित शाह और वहां के सांसद लल्लू सिंह ने संविधान बदलने की बात कही। तो ऐसे कई मुद्दे थे वहां पर जो इनको कहीं ना कहीं हार के समीप लेकर गए, इनको बेइज्जत करने के लिए लेकर गए। और रामलला का वो जो राज सूर्य तिलक और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी इनको जीत नहीं दिला पाया। जनता जान गई कि ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, इनके मुद्दों में कोई दम नहीं है। आज तक भाजपा ने किसानों पर कभी रहम नहीं बरसाया। आज तक भाजपा ने तमाम जो किसान धरना कर रहे थे उन पर सिर्फ लाठियां बरसाई, उनकी कोई भी शर्त नहीं मानी। एमएसपी रेट लागू नहीं कर पाई। जो किसान उत्पादन करते हैं जिन फसलों का, उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। बदला तो क्या, जो खाद होती है उस खाद के पैकेट को छोटा कर दिया गया, उसका रेट बढ़ा दिया गया। समझिए कि बिजली के बिल का दाम बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ती गई। इन सारी चीजों से त्रस्त होकर जनता ने आज भाजपा को उनका घमंड तोड़कर दिखाया है, उनके मुंह पर उन्हीं का तमाचा मारा है। शांत रह करके अपने मत का अधिकार से इनको इनकी औकात बताई है। और यही अयोध्या में ही नहीं, समझिए पूरा यूपी की 37 सीटों पर इनको सपा ने और 6 सीटों पर यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की। माना जा रहा था कि 2019 में यूपी में जो इंडिया गठबंधन है उनके पास 62 सीटें थी। और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में जबरदस्ती भाजपा को जिताने की कोशिश की गई और 74 सीटें उत्तर प्रदेश में आने की बात हुई। हमने लगातार कई लोकसभा सीटों पर जातीय विश्लेषण के साथ साथ वहां की ग्राउंड रिपोर्ट और लोगों से भी जानकारी ली थी। जो बहुत चिल्ला रहे थे वो उनके नहीं थे, जो टोपी लगाकर उनके साथ चल रहे थे वो भाजपा के लोग नहीं थे। भाजपा के लोग तो वो थे जिन्हें वहां के लोकल प्रत्याशियों ने, जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उनको तवज्जो नहीं दी। वो भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोग वो थे जो लगातार झंडा लेकर तन मन धन से सिर्फ भाजपा की जीत के लिए लगे हुए थे। भाजपा के लोग वो थे जो उन्होंने खाना पीना छोड़कर इनकी जनसभाओं में जाकर अपनी शिरकत की। भाजपा के लोग वो थे जो लगातार भाजपा के कार्यों को गिनाते थे। भाजपा ने अपने लोगों को नहीं पहचाना। भाजपा ने उन झूठे मक्कार लोगों को पहचाना जो अन्य दलों से दल बदलू आए थे और उनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। लोकल प्रतिनिधियों का अस्तित्व ज्यादातर शून्य था और विशेष तौर से उन लोकल प्रतिनिधियों की मैं बात कर रहा हूं जिनको भाजपा ने यूपी में तीसरी बार मौका दिया। यहां उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं चली और उनकी बात ना सुनना, ना मानना, ना चलने के कारण यूपी में इनको बहुत
बुरा असर देखने को मिला, बहुत बुरी हार देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे सीटों पर अपने हिसाब से समीकरण सेट किए थे और सेंट्रल के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा के, उन लोगों से भी पैरवी की थी, लेकिन भाजपा ने बिल्कुल नहीं सुनी। भाजपा ने सुनी तो सिर्फ किसकी, जेपी नड्डा की। भाजपा ने सुनी तो किसकी, अमित शाह की। भाजपा ने सुनी तो किसकी, सिर्फ राजनाथ सिंह की। यहां जब केजरीवाल जेल से जब छूट कर आए थे तो उन्होंने कई जनसभाओं में कहा था कि अब योगी जी 2 महीने के अंदर हटा दिए जाएंगे अगर पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी तो। और वाकई में ऐसा ही होता दिखा। और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल का वो बयान था वो यहाँ की राजनीति को काफी प्रभावित करता दिखा। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में समझिए कि इस तरीके का जो हाल है, लेकिन इसका खासा असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि योगी की आत्मा से लोग जुड़े हैं। योगी ने कभी अपने परिवार को बढ़ाने की बात नहीं कही। जितने लोगों ने यहाँ परिवार बढ़ाने की, जो परिवारवाद की बात करते हैं भाजपा वाले, इन्हीं के लोग परिवारवाद की बात करते हैं। फिर चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, फिर चाहे कौशल किशोर की बात करें, फिर चाहे हम अजय मिश्र टैनी की बात करें, चाहे फिर हम ब्रजभूषण शरण की बात करें, इन सब लोगों ने भाजपा को नीचा दिखाया। और भाजपा ने कभी भी जनता कितनी भी सड़क पर उतरी, कोई एक्शन नहीं लिया, अपने लोगों को बचा के रखा और विपक्ष के लोगों पर हमेशा तंज कसते रहे, उन पर कई चार्जेस लगाते रहे, घोटाले में के आरोपों में और तमाम मुकदमे दर्ज कराते रहे। पत्रकारों ने भी आवाज उठाई तो पत्रकारों को भी इस भाजपा ने नहीं छोड़ा। तभी यही सब चीजें हैं कि आज जो देश में हमारे जो जनता है और विशेष तौर से यूपी की जनता, यहाँ की जनता ने समझिए बटन दबाकर इनके मुंह पर तमाचा मारा है। इनकी हार के कारण सिर्फ यही नहीं, समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डायल 112 की जो महिलाएं थी, जो संविदा पर 12,000 रुपए पाती थी, उनको तक इस भाजपा के राज में लात घूंसा मार कर निकाला गया था। और जब इसकी आवाज सपा की जो नेता हैं यहाँ की, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी पूजा शुक्ला, जब उन्होंने उनकी आवाज बनने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी लखनऊ के गौतमपल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया। ये सरकार जिस तरीके से पूरे कार्यकाल में पेश आई, इससे लोगों ने, अखिलेश यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही है कि सीएम योगी को हटाया जा सकता है, क्या कहिएगा इस पर सत्येंद्र? योगी को हटाना अब भाजपा के हाथ की बात नहीं है। भाजपा के हाथ की बात तो तब थी जब यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ आते। उत्तर प्रदेश में योगी अगर भाजपा से अलग भी हो जाते हैं तो उनकी समझिए अपनी छवि बनी हुई है। लोग तन मन धन के साथ योगी की आत्मा से जुड़े हैं और योगी जी को हराना यहाँ पर या उनको हटा देना समझिए इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। खुद को जमींदोज करने की कहीं ना कहीं वो स्थिति इनके सामने आ जाएगी, जिसको लोग कहते हैं कि स्वतः ही खत्म कर देना। उस तरीके की परिस्थितियां इनके पास होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का जो शासनकाल जो बाबा जी के राज में चल रहा है वो एकदम अच्छा है। क्षेत्र की जनता के पास उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे होते हैं और केंद्र के अलग मुद्दे होते हैं। केंद्र की सरकार में बैठे लोगों को इस क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश की जनता ने तमाचा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बदलाव होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप में ब्रांडेड नेता है। समझिए योगी जी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी और ये अमित शाह और राजनाथ सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और अमित शाह कुछ समय बाद प्रधानमंत्री के रूप में भारत के अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और अब इनको अपना कद छोटा करने की समझिए कि समय आ गया है। अगर जो लोग इनके साथ एनडीए के साथ में मिलकर जो सरकार बना रहे हैं भाजपा के साथ मिलकर, उन लोगों ने अगर बड़ी शर्त रखी और रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय मांग लिया तो समझिए अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों के गले में खुद का बनाया हुआ फांसी का फंदा लटकेगा। क्योंकि जिन लोगों ने दूसरों के लिए खाई खोदी, उसी खाई में इन दोनों लोगों को कूदना पड़ेगा और इन लोगों को जब कूदना पड़ा तो समझिए इनकी राजनीति खात्म। इन्होंने मुरली मनोहर जोशी को भी दरकिनार किया। इन्होंने कई ऐसे बड़े नेताओं को दरकिनार किया जिनका अस्तित्व
और जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कभी ना अपने कार्यकर्ता को तवज्जो दी, ना वरिष्ठ नेताओं को। इन्होंने भरोसा किया सिर्फ दलबदलुओं पर, भ्रष्टाचारियों पर और अपनी वॉशिंग मशीन पर। जो भी आया विपक्ष से, इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में उसको धुला और शामिल कर लिया, उसके सारे गुनाह माफ। चंद्रबाबू नायडू पर जब ईडी पहुंची थी तब भी इन्हीं की सरकार थी, और जब वो आकर के एनडीए में आ गए तब उनके सारे दूध के धुले हो गए और इनको इसमें चंद्रबाबू नायडू को शामिल कर लिया। तो चंद्रबाबू नायडू उस वाकया को भी नहीं भूले हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएं, शपथ ले लें, लेकिन इन 5 सालों में उनको समझिए पानी भी जब निगलेंगे तो एहसास होगा कि पानी निगल रहे हैं, क्या होगा कल। हमेशा असमंजसता की स्थिति बनी रहेगी और इसी स्थिति से अब पत्रकार भी मजबूत होगा, संविधान भी मजबूत होगा, विपक्ष भी मजबूत होगा। इन सब की बातें सुनी जाएंगी, सब अपनी बात लेकर बैठेंगे और जो लोग धरना पे बैठते थे अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगों को सुनने के लिए अधिकारी ही नहीं, मंत्रालय के मंत्री भी आएंगे, सूबे के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और राज्य के जो निदेशालय के निदेशक होते हैं वो भी पहुंचेंगे। समझिए, कई बार हमने शिक्षकों के धरने देखे, कई बार हमने 112 के धरने देखे, उत्तर प्रदेश में कई बार हमने किसानों के धरने देखे, दिल्ली बॉर्डर पर किसान खड़े रहे, लेकिन किसी ने नहीं। आज उसी का खामियाजा ये भुगत रहे। और अगर अभी भी सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो रही है, तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं संसदीय दल की बैठक में।